भारत में लंबे समय से कांग्रेस और वामपंथी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए व्यवस्था में हेरफेर कर रहे हैं। कांग्रेस का मुख्य काम भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का रहा है, वहीं वामपंथियों का काम वैचारिक आधिपत्य स्थापित करना रहा, जिसका राजनीतिक फायदा कांग्रेस पार्टी को ही मिलता है। जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, दोनों ने एक दूसरे की मदद से भारत को बदनाम करने का लगातार प्रयास किया है। दोनों ने अपने प्रयासों को और मजबूत करने के लिए गैर सरकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा किया है। लेकिन गैर सरकारी संगठनों को जब से मोदी सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही बनाने का अभियान छेड़ा है, इन्हें मिर्ची लगी हुई है। कानून न मानने पर देश में 2014 से अब तक 20,000 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इसमें कई बड़े संगठनों के नाम भी शामिल हैं। ये लोग विदेशी ताकतों से फंड लेकर भारतीय व्यवस्था में लगातार गड़बड़ी फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। आज भारत की मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की सराहना विश्व मंच पर की जा रही है। कई देश तेजी से महसूस कर रहे हैं कि चीन या अन्य देशों के मुकाबले जहां वैचारिक या सैन्य तानाशाही है, उनकी तुलना में भारत में व्यापार करना और यहां से उसको चलाना ज्यादा सुरक्षित है। वहीं अपने गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ और एक खास वर्ग की मीडिया का उपयोग कर ये माहौल बनाने की कोशिश लगातार हो रही है कि भारत में संघर्ष चल रहा है और हर काम गलत हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री रहते डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कृषि में जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग को रोकने और तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए विदेशी समर्थित गैर सरकारी संगठनों की आलोचना की थी। ऐसा ही मौका आया जब साल 2020-2021 में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। इन कानूनों को लेकर एक गैर जिम्मेदार रवैया साफ देखने को मिला, जिसकी वजह से देश के हजारों किसानों के आर्थिक हितों का नुकसान करवाया गया। सरकार ने परिपक्वता दिखाई और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के हित में कानून वापस ले लिए। लेकिन भारत के लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग और पॉप गायिका रिहाना ने किसानों के आंदोलन के पक्ष में समर्थन का ट्वीट क्यों किया। वो कौन लोग थे जिनके कहने पर ये लोग भारत विरोधी टूलकिट का हिस्सा बने। भारत में एनजीओ के आकाओं के ऐसे कई निहित स्वार्थ हैं जो एनजीओ की आड़ में भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए विध्वंसक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। आमतौर पर एक बड़ा समूह कई छोटे छोटे एनजीओ चलाता है। इनमें से कई एनजीओ का ये धंधा बन गया है कि वो हर मुद्दे पर विरोध करने के लिए लोगों को सड़कों पर उतार देते हैं। उन भोले भाले लोगों को ये पता नहीं चलता कि वो किस बात के लिए विरोध कर रहे हैं। FCRA कानून, जिसके जरिए विदेशी चंदा लिया जाता है, उसे साल 2020 में और मजबूत किया गया है। नए कानून के तहत चुनाव उम्मीदवार, किसी समाचार पत्र के संपादक या प्रकाशक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, किसी विधायिका के सदस्य और राजनीतिक दल विदेशी चंदा नहीं ले सकते। साथ ही FCRA खाता केवल SBI में ही खोला जा सकता है। इस कानून ने एनजीओ के काम के तरीके को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने का प्रयास किया है। ये एनजीओ एक गिरोह बनाने के लिए प्रमुख वामपंथी बुद्धिजीवियों की विदेशी यात्राओं को भी फाइनेंस करते हैं। मोदी सरकार के खिलाफ टेलीविजन बहसों में सुनी जाने वाली या विभिन्न अखबारों के कॉलम में पढ़ी जाने वाली कुछ प्रमुख आवाजें उन लोगों की हैं जो इन एनजीओ की उदारता के नियमित लाभार्थी हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं एनजीओ के जरिए बराक ओबामा को मोदी को वीजा न देने के लिए चिट्ठी लिखी गई थी, जिसके लिए भारतीय सांसदों का समर्थन हासिल किया गया था। 65 सांसदों ने 2012 में ओबामा को पत्र लिखकर मोदी को वीजा न देने की नीति जारी रखने को कहा था। ये एनजीओ मोदी की छवि को खराब करने के लिए नियमित रूप से काम करते रहते हैं। मोदी सरकार ने काले धन पर बड़ी चोट करते हुए 4 लाख से अधिक शेल कंपनियों को बंद किया है। वे सभी लोग जो इसके कारण पीड़ित हुए हैं, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि देश सुधार के रास्ते पर है, जहां ईमानदार करदाताओं को पुरस्कृत किया जाएगा और जो सिस्टम को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, उन्हें दंडित किया जाएगा। वे प्रभावशाली लोग हैं और उनमें से अधिकांश अभिजात वर्ग का हिस्सा हैं। फिलहाल तो मोदी सरकार ने व्यवस्था के साथ उनका संतुलन बिगाड़ दिया है। इसलिए ये तरह तरह की साजिश रचकर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी सरकार और भारत को बदनाम करने में लगे हुए हैं।